हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए अब तक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। और आज मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेकेपीएससी, आरपीएससी, पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए या मास्टर कैडर एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा, उसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा मैंने कहा, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के पीवाईक्यूज। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जो है वो है 2 3 XY, 2 3 और XY ये मैट्रिक्स है। उसकी आइगन वैल्यू है 4 एंड 8। ये 4.8 नहीं है, ये 4 एंड 8 ये आइगन वैल्यूज हैं। तो हमें x और y की वैल्यू पूछी है। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है 2 3 और XY। अब आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रेस का मतलब जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सम, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आइगन वैल्यूज के सम के बराबर आएगा। तो आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं ट्रेस लिख लेता हूं। तो ट्रेस किसके बराबर होगा, 2 + y। ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, 2 + y। और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 4 12। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 + y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 2, ये कितना आ जाएगा, 10। तो एक y जो है उसका आंसर 10 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो सी और बी में से कोई एक आंसर है। उसके बाद आप क्या करो, प्रोडक्ट कर लो। तो आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेट के बराबर होता है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, इसके डिटर्मिनेट के बराबर होगा, इसके डिटर्मिनेट। तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 चौक 32। तो ये आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट आ गया। और डिटर्मिनेट कितना बनेगा इसका, 2y - 3x। अब y की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली है, तो y की वैल्यू ऑलरेडी आपने कितनी निकाली है, 10। तो यहां सब्सटीट्यूट कर दो, ये आ गया 20 - 3x। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये -3x = कितना आ जाएगा, 12। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 10 आ गई। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां से इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जो मैट्रिक्स है ए और उसका अगर डैगर बराबर कर दो, जो खुद का सेल्फ एडजॉइंट हो जाता है उसको हर्मिशियन कहते हैं। या आपने क्वांटम में भी पढ़ा है कि यदि कोई ऑपरेटर खुद का सेल्फ एडजॉइंट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन कहते हैं। सेम कहानी कहां पर लगेगी, सेम कहानी आपकी मैट्रिक्स के लिए भी लगती है। तो ये जो डैगर लिखा हुआ है, डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट। एक एक को चेक करके देख लो। तो पहला ही चेक करते हो तो यहां पर मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 आयोटा और ये लिखा है आयोटा 0। तो डैगर का मतलब है कि ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। और कंजुगेट का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स वाली टर्म लिखी हुई है वहां पर माइनस से मल्टीपल कर दो, यानी कि आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा लिख दो, है ना। तो यहां इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो ये किसके बराबर बनेगा, ये 0 आयोटा और ये बनेगा आयोटा 0। पर यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये बराबर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन बनाओगे तो 0 आयोटा और माइनस आयोटा 0। इसका डैगर करोगे तो इसका डैगर क्या बनेगा, 0 आयोटा, 0 आयोटा, है ना। और ये वाला आयोटा नीचे आएगा, इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। और ये वाला आयोटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां आ जाएगा 0।
तो जैसा ये है वही बन गया, तो ये बन गया a इक्वल्स टू a डैगर। इसका मतलब b जो है वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है किसकी, हर्मिशियन की। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80। अब ये तो फॉर्मूला पूछ लिया भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है भाई, किसका, साइन 80 का। तो ये क्वेश्चन तो चंपू क्वेश्चन है। तो लाप्लास ऑफ साइन 80, लाप्लास ऑफ साइन 80 किसके बराबर होता है, ये होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं 10 मैंने लिखवाए भी हुए हैं, तो ये जो 10 फॉर्मूला होते हैं वो सीधे सीधे साइन 80, कॉस 80, साइन हाइपरबोलिक 80, साइन कॉस हाइपरबोलिक 80, सिर्फ लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ ई पावर 80। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बहुत ही चंपू क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर वो आत्महत्या कहलाती है। देखो नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ एफ लैम्बडा इज द फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। एफ लैम्बडा फरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, एफ एक्स का। देन फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स का फरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। प्रॉपर्टी पूछिए इसकी, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपको पहले बोला है एफ लैम्बडा इज फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। तो एफ लैम्बडा ये फरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किसका हो गया, एफ एक्स का, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही तो लिखते हो। ये हो गया एफ एक्स, यहाँ हो गया ई पावर माइनस 2 पाई आयोटा और लैम्बडा एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो ये तो पहली लाइन का आंसर है, ये पहली लाइन का। अब आपको किसका निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स। तो आपको फरियर निकालना है किसका, एफ ऑफ ए एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स का कैसे निकालोगे, तो एफ ऑफ ए एक्स का निकालना है तो यहां पर आप लिखोगे एफ ऑफ ए एक्स कर दोगे। तो यहां पर बनाओगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर लिख दोगे आप एफ ऑफ ए एक्स। यहां पर क्या लिख दोगे, एफ ऑफ ए एक्स, यहां पर हो जाएगा ई पावर माइनस 2 पाई आयोटा लैम्बडा एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहां पर क्या करो, आप मान लो u बराबर ए एक्स। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे u इक्वल्स टू ए एक्स। तो यहां से बनेगा du इक्वल्स टू ए डी एक्स। तो dx की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन ए और du। dx की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 1 अपॉन ए और du। तो यहाँ जो dx लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन ए du से, और जो ये x लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करेंगे u अपॉन ए से। x जो लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करेंगे u अपॉन ए से। ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी है फरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर फरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं तो वहां पर ही प्रॉपर्टी में जरूर पढ़ा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ ए एक्स की जगह आप क्या लिखोगे u, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ u। अच्छा जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ई पावर माइनस 2 पाई आयोटा और लैम्बडा ऐसा कैसा, x की जगह आप क्या लिखोगे, u अपॉन ए। तो यहां आपने लिख दिया u अपॉन ए। आपने dx की जगह क्या लिखना है, du अपॉन ए। तो यहां du अपॉन ए हो गया। 1 अपॉन ए को बाहर ले जाओ, 1 अपॉन ए को ले जाओ बाहर। तो 1 अपॉन ए को आप बाहर ले गए, ये बन गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो गया एफ ऑफ यू। ठीक है, एफ ऑफ यू, ये हो गया ई पावर माइनस 2 पाई आयोटा लैम्बडा यू अपॉन ए, और ये आ गया डी यू। तो ये कुछ ऐसा बन गया एफ ऑफ लैम्बडा जैसा, है ना। तो ये किसका जैसा बन गया, एफ ऑफ लैम्बडा। अब यहाँ पर लैम्बडा अपॉन ए आ रहा है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बना देंगे, लैम्बडा अपॉन ए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ लैम्बडा अपॉन ए। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला पूछा है। मीन डेविएशन जो है वो क्या होता है, वो होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी अपॉन एन। तो आंसर आ जाएगा ए। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। ये कभी कभार आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला होता है ना, मीन, मोड और मीडियन, उनके फॉर्मूला याद करने हैं आपको। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है। यहां पर कंटूर जो बन रहा है, तो जो सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन दी है मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। तो इस सर्किल के लिए इसका सेंटर कहां पर हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 पर। तो इसका जो सर्किल बन रहा होगा वो सर्किल ऐसे बन रहा होगा। अब यहां पर जो इसका पोल आ रहा है, पोल, तो पहले पोल चेक करो। तो जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो जेड की वैल्यू हो गई -2, और -2 जो है वो इस सर्किल के बाहर होगी। तो -2 कंटूर के बाहर है,
तो कंटूर के अंदर नहीं है, तो कंटूर के अंदर नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई रेजिड्यू आएगा ही नहीं, रेजिड्यू आएगा ही नहीं तो इसका कोई आंसर होगा ही नहीं, है ना। तो -2 इज आउट ऑफ सर्किल, तो ये सर्किल के बाहर है, इसलिए इसका जो रेजिड्यू है वो कितना हो जाएगा, 0। रेजिड्यू 0 हो जाएगा तो 2 पाई आयोटा, इसका इंटीग्रल निकालोगे तो 2 पाई आयोटा इंटू क्या करते हैं रेजिड्यू, और रेजिड्यू 0 हो गया तो जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 बैग कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल है, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5। तो 3 वाइट है और 2 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, टोटल हो गई 5। ये पहले बैग में, बैग फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा जो बैग है उसके अंदर 5 वाइट है और 3 ब्लैक है, तो ये हो गई 5 वाइट और 3 ब्लैक। तो यहां से जो टोटल है वो कितना हो गया, 5 और 3 8, तो ये हो गया बैग 2। ये कौन सा हो गया, बैग 2। अब इसमें बोला इफ 1 बैग इज चूजन एट रैंडम, एक बैग को यदि रैंडमली चूज कर लिया जाता है, तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहां पर। तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना है, 2, तो 2 में से एक चूज करना है। तो बैग PB1, तो PB1 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ऑफ बैग 1, बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरह से बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, और इसी प्रकार बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब उसके बाद बोला कि एक बैग चुन लिया है, उसके बाद द चांसेस ऑफ इट्स बीइंग वाइट इज, वाइट बॉल निकलने के चांस कितने हैं। अब पहला बैग चुन लिया आपने, अब पहला बैग चुन लिया तो पहले बैग में वाइट के चांस कितने बनते हैं, 3 वाइट है और टोटल बॉल कितनी है पहले में, 5। तो पहले से वाइट बॉल और पहले से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल कितनी है, 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 3/5। इसी तरह से दूसरे से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट बॉल कितने हैं, 5, और टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8, ये हो गए। तो हमारे पास जो कुल व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, पहला तो बैग B1 और उसमें भी व्हाइट की, तो PW और B1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, PB2, और ये कितना आ जाएगा, PW और B2, ये बन जाएगा। तो यहां से PB1 कितना हो गया, 1/2, और PWB1 कितना हो गया, 3/5, प्लस PB2 कितना हो गया, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 5/8। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3, 5 × 2 10, प्लस ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 16। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम अगर आप लेते हो इसका 80 ले लो, तो 10 8 80, 8 तिया 24, प्लस 16 5 80, 5 और इंटू 5 25, तो ये हो गया कितना, 49/80। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 49/80, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx/dt इक्वल्स टू लिखा है x²। वेरिएबल सेपरेबल का यूज करो, वेरिएबल सेपरेबल का यूज करोगे तो dx/x², ये हो जाएगा dt। दोनों साइड लगाओ इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये बनेगा -1/x, है ना, -1/x, ये बन जाएगा t + c। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहां पर जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो when t = 0 तो x = कितना है, 1। तो t की वैल्यू 0 डालो तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -1, तो c की वैल्यू -1 आ गई, तो ये हो गया -1/x, ये हो गया t -1, ठीक है। 1 को इधर लेके आओ, तो यहां से t की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां से ये हो जाएगा 1 - 1/x, है ना, ये बन जाएगी 1 माइनस, ये सही करा है ना मैंने, -2 + 1, x की पावर -2 करोगे और -2 + 1/-2 + 1, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा x पावर -1/-1, ठीक है, -1/x है, तो -1/x और t + c। तो यहाँ t बराबर जब आप 0 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही है ना, हाँ, t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये गिवन है हमें। तो c की वैल्यू -1 आ गई, तो यहां से t हमने निकाल लिया है। अब इसको ऐसे नहीं करें, इसको ऐसे कर लेते हैं, x की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, x t टेंस टू, जब t कब होगा, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 1 माइनस टी, ऐसे लिख दिया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस टी। तो हमें पूछा है कि x इक्वल्स टू g बराबर 0 पर t इक्वल्स टू 0 पर 1 है, विल ब्लो, ब्लो का मतलब है इनफाइनाइट हो जाए। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब t की वैल्यू को अगर मैं 1 कर देता हूं, तो व्हेन t इक्वल्स टू 1, t की जो वैल्यू है 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो x यहां से कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये कब होगा, जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां हमें ये पूछा है कि t की किस वैल्यू पर x जो है ब्लोन, ब्लोन का मतलब है इनफाइनाइट वैल्यू दे दे, खत्म हो जाए, तो कब आएगा, जब t की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इज। देखो भाई, तो फॉर स्क्यू मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए टी इक्वल्स टू माइनस ए, ये स्क्यू मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अब इसका अगर डिटर्मिनेट निकालो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए टी इक्वल्स टू क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए ही होता है ना, डिटर्मिनेट ऑफ ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेट ऑफ ए, और ये बराबर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, डिटर्मिनेट ले लिया। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट लोगे तो सेम वैल्यू देगा, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट लोगे तो सेम वैल्यू देगा, यानी कि यहां पर भी क्या बनेगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए ही बन जाएगा, और ये क्या रहेगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ ए। मैंने क्या किया है, दोनों साइड डिटर्मिनेट लिया है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। फिर मैंने लिखा कि कोई भी ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का है उसका डिटर्मिनेट लोगे तो वो सेम वही आंसर आएगा जो उस मैट्रिक्स का आएगा। तो ये बन गया डिटर्मिनेट ऑफ ए और माइनस डिटर्मिनेट ऑफ ए। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए, डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 पावर n, -1 पावर n डिटर्मिनेट ऑफ ए। अब यहां पर बोला है ऑड ऑर्डर, तो ऑड ऑर्डर के लिए तो फॉर n वैल्यू ऑड, यदि n की वैल्यू ऑड है तो ये -1 पावर n हमेशा क्या आंसर देगा, -1 देगा। तो -1 आंसर देगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेट ऑफ ए, यानी कि यही चीज बन रही है जो यहां पर बन रही है। ठीक है, इसको माइनस के इधर ले आओ, माइनस को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो यहां से डिटर्मिनेट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर। लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx वाली इक्वेशन जो लिखते हैं, तो वो इक्वेशन कौन सी है इनमें से, तो साफ साफ दिख रहा है पहली वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन जो है वो कौन सी इक्वेशन बन रही है, लीनियर। ये जो लिखी हुई है लीनियर नहीं है। इसी तरह से 10x प्लस 10y वाली भी लीनियर नहीं है। लीनियर में कुछ चीजें देखी जाती है। क्या देखी जाती है कि सबसे पहला तो y एंड dy अपॉन dx, y एंड dy अपॉन dx अपीयर्स टू फर्स्ट पावर। इनकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट पावर होनी चाहिए, है ना। अपीयर टू फर्स्ट पावर, इनकी पावर एक ही होनी चाहिए, यानी कि यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। फिर y dy अपॉन dx का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ बन रहा है y dy अपॉन dx, इसलिए कट गया। यहाँ पर बन रहा है इसलिए कट गया। ऐसे ही यहाँ पर ये तो वैसे ही नहीं दिख रही है तो ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कौन सा, ए। तो ए हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, वही क्वेश्चन रिपीट है 2021 में 16 में, तो आंसर बी आया था। अभी भी क्या लगाएगा, बी आंसर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 21 में आया था और 16 में आया तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 0, ये मैट्रिक्स है, इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है, तो ये 1 -1, ये -1 1। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो पहले। तो ट्रेस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2। मान लो एक वैल्यू है λ1, एक है λ2 और ये किसके बराबर है, 2। तो अगर λ1 की वैल्यू 0 है, ऐसा मैंने मान लिया,
तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 0 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो एक मैट्रिक्स एक आइगन वैल्यू 0 है, दूसरी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन एंड होगा ये एंड ए इज एनी वेक्टर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉन वैनिशिंग। इनमें से खत्म कौन सा नहीं होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है वेक्टर के, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई हमेशा 0 होता है, यह आपने पढ़ा होगा। कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई ये हमेशा 0 होता है ना, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए ये क्या होता है 0 होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, फाई डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के बाद डॉट लगता है और ग्रेड ऑफ फाई ऐसे लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये लाप्लास ऑपरेटर बन जाता है डेल स्क्वायर फाई। तो ये 0 नहीं हो रहा, तो ये 0 नहीं हो रहा, तो ये नॉन वैनिशिंग आ गया। हमें यही पूछा है कि कौन सा नॉन वैनिशिंग है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिटी। एक का फरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो एक का फरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ड्राइक फंक्शन होता है। ड्राइक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट 2 पाई डेल, अंडर रूट 2 पाई डेल। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक यदि नॉन नॉर्मलाइज्ड के साथ लिखा जाए, विद कॉमन नॉन नॉर्मलाइज्ड। अगर नॉन नॉर्मलाइज्ड के साथ लिखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 पाई डेल और डब्ल्यू। और अगर इसको विद कॉमन नॉर्मलाइज्ड के साथ लिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड के साथ, तो नॉर्मलाइज्ड के साथ बन जाएगा अंडर रूट 2 पाई और डेल। तो जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, सी कर रहा है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ गए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।